Welcome to Islamabad United podcast, hosted and produced by Backward Point. मेरा नाम है नजर सैयद और मैं हूं बशार। और आज के हमारे गेस्ट थे रुमान रईस, the great, the bombastic personality. He talked a lot about his journey and his life in the PSL and post PSL. We got to talking to him about his Champions Trophy stint and what it meant to him to win the gold for Pakistan. टॉक्ट अबाउट हिज इंजरी कि वो इंजरी के टाइम में कितना डाउन हुए, क्या उनको मोटिवेशन मिली हनीफ मलिक से और रिहानुल हक से कि उन्होंने कम बैक किया, उनकी स्टिंट एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट विद इस्लामाबाद यूनाइटेड और फाइनली वो अब इस्लामाबाद में वापस आ गए। इस सीज़न उनके क्या एस्पिरेशंस हैं बॉलिंग पे, नसीम शाह, हुनैन शाह, उबैद शाह, बड़ा एक्साइटिंग एक कॉन्सेप्ट है उनके लिए। तो सिट बैक, एंजॉय दिस इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉडकास्ट फीचरिंग रुमान रईस। 3, 2, 1, रुमान रईस। रुमान भाई, वेलकम टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉडकास्ट। आप कब पहुंचे कराची से? मैंने सुना आपकी फ्लाइट डिले हो गई थी। नहीं, फ़्लाइट ऑन टाइम थी। मुझे डर था कि फ़्लाइट जो है वो बेसिकली डिले हो रही हैं आजकल, लेकिन आई एम लकी कि फ़्लाइट ऑन टाइम थी और मैं कल रात को 10:30 बजे पहुंच गया था होटल। अच्छा, मैं ज़रा आपकी ना क्रिकेटिंग जर्नी में जाना चाहता हूँ। आप मुझे ले चलें कराची, नॉर्थ कराची, यूपी मोड़, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स। यस। आपकी जो क्रिकेट की टेप बॉल जर्नी वहाँ से शुरू हुई, क्या सीन है क्रिकेट में टेप बॉल का कराची में, प्लीज़ बताएं। यार मैं तो बेसिकली जब मैं बहुत छोटा था, मतलब मैंने जब होश संभाला है, तब से क्रिकेट जो है वो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करती थी और घर में ही खेलता रहता था। थोड़ा सा एज ग्रोइंग में गया, उसके बाद फिर तकरीबन 6-7 साल की उम्र में बाहर निकला, दोस्तों यारों में खेला मोहल्ले में। तो थोड़ा डिफरेंट था सब में, कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी अल्लाह की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें लोगों ने देखी, मोहल्ले वालों ने अप्रिशिएट किया, अब्बू को कहा कि जब ये बड़ा हो तो उसको क्रिकेट में ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें टैलेंट है। तो वो करते करते इतना शौक था कि मतलब स्कूल की छुट्टियां करके भी और सारा कुछ करके भी हम कोशिश करते कि अब क्रिकेट मिल जाए किसी तरीके से। तो वो एक पैशन था जिसकी वजह से वो करते 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 फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब मैं 14-13 साल का हुआ, तो मतलब अपनी एज से बड़े लड़कों में खेलना शुरू कर दिया। और टेप बॉल में तो आपको पता ही है कि आप जब खेलते हो तो बेसिकली अगर आप बॉलर हो तो आपको यॉर्कर्स जो है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो वही चीज़ थी। और फिर मैं वसीम भाई का बहुत फ़ैन था शुरू में ही, तो वसीम भाई को देख के कोशिश करता था कि इस तरह की बॉलिंग करूं। तो वो करते करते चीज़ें होती चली गई और देन एक टाइम आया कि जब मैं 7th क्लास में था और मैं तकरीबन 2004 या 5 में एओ क्रिकेट एकेडमी, हमारी असगर अली शाह स्टेडियम जो है, वहाँ पर लगता था समर कैंप। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने स्कूल से बड़ा प्रेशर आया कि नहीं भाई, इसको मैट्रिक या इसको बेसिक एजुकेशन हासिल करने दो, देन आपको जो करना है इसके साथ इसके करियर के लिए फिर आप करिएगा। तो वो थी, फिर मैंने छोड़ दी क्रिकेट। फिर मैं दोबारा आया वापस, तो फिर मैंने 2009 में यूबीएल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और मैं सिर्फ शौक पूरा करने गया था कि यार जो चीज़ मैंने छोड़ी थी हार्ड बॉल का एक मज़ा तो लूँ दोबारा कि कैसा होता है। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैं वहाँ नेट पे बॉलिंग करता था, तो वहाँ पे जो हमारे कोचेज़ होते थे, जिन मतलब मैं नाम तो महमूद रशीद एक बॉलिंग कोच हुआ करते थे, मंसूर अख्तर साहब होते थे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा यार यू आर डिफरेंट बॉलर ना, कि मतलब आपके पास स्विंग भी है, आप अच्छे यॉर्कर भी कर रहे हो, पेस भी ठीक है आपकी। तो उन्होंने मुझे उस बैच से निकाल के अपनी मेन टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया कि आप यहाँ प्रैक्टिस किया करो, हमारे बैट्समैनों को बॉलिंग किया करो। तो वो करते करते फिर अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि उन्होंने उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया अपनी यूबीएल की बैंक की टीम में। और मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला था और सीधा मैं बैंक की टीम में अपॉइंट हो गया था। तो वो करते करते ये सारी जर्नी शुरू हो गई। फिर गवर्नर्स कप खेले, उसके बाद फिर आपको पता है ग्रेड 2 टूर्नामेंट होता है डिपार्टमेंट का, वो खेला। फिर वहीं से फिर एक क्लब में चला गया पाकिस्तान सीसी में, तो वहाँ फिर क्रिकेट खेली सारी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, अंडर 19, ये वो हर चीज़। तो इसी तरह की जर्नी है पूरी। और टेप बॉल से ही स्टार्ट किया था, घर से फिर महल्ला, महल्ले से फिर रोड से फिर ग्राउंड, ग्राउंड से फिर एकेडमी, एक उसके पीछे पूरा प्रोसेस था। और करते करते वनडे मैं पाकिस्तान के लिए खेला और रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को, और आपके सामने हूँ। तो आपको घर से कितना सपोर्ट मिला था जब क्रिकेट खेल रहे थे? यार घर से पहले जब मैंने आपको बताया ना, जब जब स्कूल से भी प्रेशर आया, तो उन्होंने, घर वालों ने भी ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार, एजुकेशन फर्स्ट, तो कोशिश ये करो कि पहले पढ़ो, उसके बाद अपने शौक पूरे कर लेना। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को जो अल्लाह की तरफ से मुझे दिया गया है, तो उस पे फिर अब्बू ने कहा कि चलो ट्राई करो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो जब ट्राई किया, 2 महीने में जब पैसे आना शुरू हो गए, 5,000 रुपये सैलरी मेरी लगी पहली यूबीएल से, तो फिर उनको ये हुआ कि नहीं यार, इसने कमाना शुरू कर दिया है, तो अब इसको खुल के खेलने दो। तो जब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलती है तो फिर आप और अच्छे से अपने पैशन को जो ना पॉलिश करके आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ये काफी प्रोग्रेसिव माइंडसेट था आपकी फैमिली का, क्योंकि ये मैंने मेरे बहुत वालिद साहब बेसिकली मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस वक्त। फिर उन्होंने मुझे ग्राउंड तक छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप करना, हर चीज़ करना, फिर अगर कोई चीज़ सामान चाहिए क्रिकेट का तो वो भी दिलाना। तो आई थिंक कि वो फिर एक पूरी सपोर्ट मिली और जिसके बाद फिर मैं खुल के खेल सका अपने क्रिकेट को। मैंने जो आपका फर्स्ट टाइम देखा था टीवी पे,
वो था 2011-12 का फाइनल था T20 कप का, आप कराची वर्सेस सियालकोट खेल रहे थे पिंडी में। यस, वो फर्स्ट टाइम नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरा 2010 का डेब्यू है अगेंस्ट पेशावर इन कराची नेशनल स्टेडियम। शाहिद भाई कप्तानी में मैं खेल रहा था, मेरा डेब्यू मैच था। और उसके बाद आप सही कह रहे हैं कि 2011-12 वाला जो सीज़न था नेशनल T20 कप का, तो उसमें भी हम फाइनल में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, सियालकोट जीत गई थी। और बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप कैरी करें कि आप क्या कह मैं रहे कह हैं? रहा था कितनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी आपके लिए उस टीम में जगह बनाना, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद समी, असद शफीक, सरफराज अहमद। तो आपको लगा था कि यार अब मैं आई बिलोंग हियर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसके हवाले से। जब मेरा डेब्यू जिस तरह हुआ है, बेसिकली मैं एज ए नेट बॉलर गया था कराची की टीम के साथ प्रैक्टिस करने। यानी मुझे भेजा गया था कि आप जाओ, वहाँ कराची की डॉल्फिन की प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ जाके बॉलिंग करनी है। तो मैं बस बॉलिंग करता, समी भाई हमारे कप्तान थे वनडे कप के, तो और सादिक मोहम्मद साहब कोच थे। तो जब उन्होंने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, उन्होंने कहा यार ये बॉलर बेहतर लग रहा है, इसके बाद वेरिएशन भी है, यॉर्कर भी कर रहा है, स्लो स्विंग भी इसका ठीक है, तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि क्या सीन है इसका। तो उन्होंने जब मेरी पूरी हिस्ट्री पता की कि मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब खेला हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे प्ले एज ए स्क्वाड में डाल लिया। और उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कोई तीसरे चौथे मैच में, तो मैंने अच्छा किया, 10 ओवर में 42 रन देके 2 आउट किए, बैटिंग आई तो 15-16 रन भी बना लिए। तो वहाँ से फिर मुझे ये हुआ कि नहीं यार, जब मैं हाईलाइट हुआ कि नहीं अच्छा प्लेयर है, तो वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई, और कोशिश यही की कि यार उसको ग्रैब करूँ और किसी एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसी परफॉर्मेंस कर दूं कि जहाँ लोग बोले नहीं यार ही इज़ कैपेबल टू डूइंग मोर इन क्रिकेट। तो बस यही एक चीज़ थी जिसके बाद फिर सारी चीज़ें होती चली गई। यार इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप खेल रहे थे, उस वक्त शाहिद भाई का पीक था। Yeah. तो आपको कभी हुआ ऐसा कि यार एम आई सपोज टू बी हियर, कोई स्टार स्ट्रक मोमेंट हुआ आपका शुरू में? यार स्टार स्टक मोमेंट सिर्फ मेरा एक ही दफ़ा हुआ था, शुएब भाई को देख के, जब मैं 2008 में नेट बॉलर गया था पाकिस्तान टीम के लिए। तो उस वक्त मैं स्टार स्ट्रक हुआ था क्योंकि शुएब भाई का भरम कुछ अलग लेवल का है। नेक्स्ट लेवल। बाकी सब आ रहे थे पाकिस्तान की ट्रेनिंग किट में, वो अलग अपनी गाड़ी में उतरे, जूते उनके हाथ में, चेन पहनी हुई, ब्लैक टी शर्ट, लंबे वी बाल। नेक वाली, लंबे बाल, शॉर्ट्स पहना हुआ। तो वो एक मोमेंट था मेरा कि यार मैं जहाँ रियलाइज हुआ कि यार ये एक स्टार आया जो लगा कि भाई कोई स्टार उतरा है। तो आई थिंक वो एक मोमेंट था। लेकिन उनके साथ भी जब बातचीत हुई तो फिर वो सारी चीज़ें खत्म हुई। लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र कभी स्टार स्ट्रक मोमेंट हुआ नहीं उसके बाद से, क्योंकि जब आप खुद एक प्रोफेशनल फील्ड में चले जाते हो तो ज़ाहिर है आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि कोई बड़ा प्लेयर भी होता है, कोई सीनियर प्लेयर भी होता है, कोई लेजेंड्स भी आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो फिर आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। रुमान भाई, आपका नाम उन प्लेयर्स में से आता है जिन्होंने पीएसएल से बहुत बेनिफिट किया है। आपकी लाइफ पीएसएल से पहले और पीएसएल के बाद अब कैसी है? यार पीएसएल से पहले बहुत सारी चीज़ों में लैकिंग थी। मतलब ये नहीं पता था इतना कि यार एक प्रोफेशनल एथलीट की जो रूटीन होती है, जो डाइट होता है, वो किस तरह का होता है। लेकिन जब हमें पहली बार पीएसएल में अपॉर्चुनिटी मिली एज इमर्जिंग प्लेयर इन इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो जब हमने शेन वॉटसन, ब्रैड हेडन और बहुत सारे प्लेयर्स को जब साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये एक प्रोफेशनल वे है एक अच्छे स्टैंडर्ड पे कम्पीट करने का या अपने लाइफस्टाइल को गुजारने का। तो उससे बहुत बड़ी चेंजेस आई। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बंदा आता है जिसका नाम है रेहान उलक और हनीफ मलिक। मैं इसलिए इनका नाम लेता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप एक मतलब जिस पैटर्न पे आप अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उसमें अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको और पॉलिश कर दें और आपको सेंसिबल बना दें, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देम, कि जिन्होंने मुझे बहुत मैच्योर किया और हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बताया, हर अच्छे बुरे वक्त से लड़ने के बारे में बताया। तो आई थिंक कि उन दोनों को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ अपनी पूरी इस जर्नी का, जो मेरी 2016 से लेके अब 2024 के अंदर हम एंटर हुए हैं। तो उसमें जितना मैंने अपने आप को एज ए मैच्योर किया, एज ए पर्सन, एज ए क्रिकेटर, के बहुत सारी चीज़ों, स्पेशली जब मैं इंजरी पीरियड में था अपने 2018 में, जब मुझे नी इंजरी और बैक इंजरी हुई है, तो उस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा था। लेकिन रेहान भाई और हनीफ भाई ने मुझे रोका और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको रिटायरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी, आप मत खेलो, आप घर में जाकर रिलैक्स बैठ जाओ और चिल करो, अपनी फैमिली के साथ बैठो। कोई ऐसा बैड डिसीजन या नहीं लेने की ज़रूरत है कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो कुछ लोग, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं पता होता कि कब आगे चीज़ें टर्न आउट कर जाएँ। तो आई थिंक कि वही एक पीरियड था कि जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, आपको स्ट्रेट अवे डिसीजन लेने चाहिए, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए और मैच्योर डिसीजन लेने चाहिए। तो वो भी एक चीज़ मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से। और उसके बाद आपके सामने है कि मैं पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, जबकि डॉक्टर्स की एडवाइस यही थी कि यार आप क्रिकेट नहीं खेल सकते मेरी बैक सर्जरी के बाद। लेकिन वही कि विल पावर मुझे दी गई, और सबसे बड़ी बात कि मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। रिहैब जो मुझे मिला उसको फिर थोड़ा सा और उसको अच्छे मोड में लेके गए हनीफ भाई। उन्होंने मुझे पूरा सिनेरियो समझाया कि इस तरह से करो तो तुम्हें हेल्प मिलेगी, और वही चीज़ हुई कि आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको प्रोसेस किया। हमने कोई जल्दी नहीं करी क्रिकेट में आने की, क्योंकि जब मैं 2018 में इंजर्ड हुआ तो मेरी वापसी 2020 में हुई है।
तो 2 साल का मेरा वो पीरियड था जहाँ मैं काम करता रहा अपनी बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर। हमने सिर्फ यकीन करें, ये किसी को इतना पता नहीं है, लेकिन हमने क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग की अपने रिहैब में भी ज़्यादा। तो ये एक ऐसी रियलिटी है कि जो कोई यकीन भी नहीं करता कि यार रिहैब आपने विदाउट एनी जिम और विदाउट एनी चीज़ ऐसे आपने कैसे कर ली। लेकिन मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग मैटर्स अ लॉट। तो आई थिंक कि वो भी क्रेडिट जाता है हनीफ भाई को। अभी हनीफ भाई हमारे पॉडकास्ट पे आए थे आपसे पहले, और मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ था उनकी बातें सुन के। वो आई डोंट थिंक कि इस तरीके का माइंडसेट अभी कोई क्रिकेट में लेके आ रहा है, एटलीस्ट यार इन द मॉडर्न डे या क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान में। एग्जैक्टली मैं मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे लोग जैसे हनीफ भाई हैं या एक दो और लोग हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट माइंडसेट के हिसाब से और ओल्ड स्कूल माइंडसेट के हिसाब से दोनों को चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और क्रिकेटर की साइकी समझना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वो समझते हैं। और देखें, हर चीज़ आपकी डिमांड पे पूरी नहीं होगी, हर चीज़ कोच की डिमांड पे पूरी नहीं होगी। कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ा एक वर्स्ट सिनेरियो बन चुका है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्ट्रांग नहीं है, आपके आपस में एक दूसरे से कोच या प्लेयर की कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये जो बॉन्ड है ना मेरा हनीफ भाई का या रेहान भाई का या और दूसरे ऐसे 2 कोचेज हैं जिनके साथ मैं काफ़ी अच्छा बॉन्ड रखता हूँ, तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक प्लेयर को डेवलपमेंट में जब आप डालते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें प्लेयर की चलती हैं, कुछ चीज़ें कोचेस की चलती हैं, तभी माइंडसेट जब सिंक होते हैं तो फिर आप अच्छे पाथ पे चढ़ते हैं। अदरवाइज आप ये सोच लें कि मैं ही हूँ और वो बोले कि मैं ही हूँ, तो फिर इस तरह चीज़ें नहीं चलती। डेफिनेटली। पीएसएल के बाद आप हाईलाइट हुए और फिर आपको उसी साल डेब्यू हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आपके डेब्यू मैच के क्या यादें हैं, कब बताया आपको आप मैच खेल रहे हैं, क्या फीलिंग्स थी? हमारी सीरीज चलती है, वो सीरीज का आखिरी मैच था और सीरीज ऑलमोस्ट हम जीत चुके थे। और मेरा जब डेब्यू हुआ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन अबू धाबी 2016 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 3 ओवर किए थे, 9 रन दिए थे, एक आउट किया था मैंने। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ थी। और एक्साइटमेंट तो देखें, जब आप पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पे एक्साइटमेंट भी होती है, प्रेशर भी होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एक्साइटमेंट को कितनी देर तक आप रखते हैं अपने माइंड में, अपने हार्ट में, और उसके बाद कितनी देर तक आप उसको प्रेशर को देखते हैं और सोचते हैं। और अगर आप जितना जल्दी उसको अडॉप्टेबिलिटी कर लेते हैं कि नहीं यार यही एक मोमेंट है कि जहां मैंने अपने आप को प्रूव करना है और अपनी स्किल को बैक करना है, तो वहां से आप आगे निकल जाते हैं। तो आई थिंक कि जितनी जल्दी एडजस्ट कर लो उस चीज़ को कि ठीक है अब सितारा लग गया सीने पे, नाउ इट्स टाइम टू एक्शन, कि यार अब जो मेरी स्किल है मैंने उसको बैक करनी है और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि लम्हा मौजूद में रहना, मैं ये समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लम्हा मौजूद में रह रहे हैं तो ना आप कभी अपने रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, और जो रिजल्ट आपके हो चुके हैं ना कभी आप उसके बारे में सोचेंगे। तो ये एक सबसे मेन चीज़ है किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी आने वाली जनरेशन के लिए, कि यार लम्हा मौजूद में रहना सीखो, ताकि आप अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय कर सको। और जो चीज़ हो गई उसका अफसोस नहीं करना, जो होनी उसकी फिक्र नहीं करनी, जो है अभी है उसको एंजॉय करो और मूव ऑन। 16 में आपका डेब्यू और देन 17 में आर्ग्यूबली आपने पाकिस्तान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट खेला। चैंपियंस ट्रॉफी। यस। यस। ट्रांजिशन कैसा था? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। और क्योंकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं था, मैं रिजर्व में था। जब इंडिया के खिलाफ पहले मैच में वहाब भाई इंजर्ड हुए तो फिर मुझे कॉल हुई। मैं अपना रमज़ान कप खेला था यूबीएल से, और बस उसके बाद जब मैं फ्लाइट में बैठा हूँ तो हमारा ये था, डू एंड डाई सिचुएशन थी उस मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। क्योंकि वही हुआ कि फिर बारिश हो गई, जी। कुदरत का निज़ाम आ गया और हम जीत गए वो मैच। उसके बाद फिर श्रीलंका वाला मैच बड़ा मतलब कहते हैं ना कि बड़ा क्रंची सा मैच हुआ, कि जहाँ सैफी भाई को 2-3 सैफी भाई चांस की मिले, फिर innings। आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, वो मैच हम जीते। देन आता है सेमीफाइनल, और फिर मुझे 1 घंटे पहले या पौन घंटे पहले पता चलता है कि यू आर इन बिकॉज आमिर इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ बैक स्पेजम। तो आपका रिएक्शन क्या था? 1 घंटा तो बहुत क्रंच टाइम है यार। यस एग्जैक्टली, क्योंकि टॉस होने से मतलब टॉस हो रहा था या टॉस होने था तो मिकी आर्थर और सैफी भाई आए। सैफी भाई टॉस करने से पहले जाके बोल के बी रेडी क्योंकि तुम खेल रहे हो, और आमिर ने चेक कर लिया अपने आप को, ही इज नॉट अवेलेबल क्योंकि उसकी कमर बैक स्पेजम की वजह से इतनी ठीक नहीं है, वो लोड नहीं ले सकता था। तो बस ठीक है, उस वक्त तो बड़ा प्रेशर फील हुआ कि यार ये क्या सीन हुआ है कि इंग्लैंड जो है वो सबसे टॉप टीम है, और क्या अल्लाह ताला यही किस्मत में लिखा है कि इतनी डोमिनेटिंग टीम के खिलाफ मेरा डेब्यू हो रहा है। बट वही बात जो 2016 वाले एक डेब्यू में मैंने सोची कि नहीं यार, जब मैं 2016 में डेब्यू करा तब भी मेरा पहला T20 मैच था, अब वनडे का पहला मैच है मेरा, लाख सेमीफाइनल है, लाख चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है, लाख होम ग्राउंड इंग्लैंड का है। बट जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें मैं उसको कंट्रोल करूं, और मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह पाक पाकिस्तान टीम को जिता, भले मेरी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। मेरा काम है, मेरे हाथ में बॉल है, मेरी जो लेंथ है मैंने उसको बैक करनी है। तो वही हुआ कि जब नया बॉल मेरे हाथ में आया और मैं जुनैद खान के साथ बॉल करा था, तो मेरी कोशिश यही है कि जो मैं ज़िंदगी भर करता आया हूँ अपनी बॉलिंग मैंने वैसी ही करनी है। शुरू के 5 ओवर लेंथ बॉल करने हैं, स्लो वन करने हैं, उसके बाद जब आखिरी के ओवर आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तो वही बात कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया,
उस एक्साइटमेंट को बेहतर फील किया, और जब पहला ब्रेक थ्रू मैंने दिया तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर चला गया। तो वो चीज़ें होती हैं कि क्रंच मोमेंट पे आपको जब कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर चला जाता है और आप फिर रिलैक्स हो जाते हो। आप जब आमिर भाई को रिप्लेस कर रहे थे टीम में, तो ये भी प्रेशर था। आमिर भाई ने कोई आपसे कुछ वर्ड्स बोले मैच से पहले? नहीं, उसने मुझे ये कहा था कि यार प्रेशर नहीं लेना और गुड लक, जो तुम्हें आता है वो तुम करो। और पता है जब अब मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि मुझे वक्त से पहले पता नहीं चला, क्योंकि शायद अगर टीम अनाउंसमेंट एक दिन पहले हो जाती तो आजकल हो जाती है, तो शायद मीडिया का प्रेशर और इतनी क्रिटिसिज्म वो चीज़ें आती तो शायद मेरा माइंडसेट डिफरेंट होता। बट एक चीज़ मेरे अंदर थी कि यार आमिर को रिप्लेस करना ये एक बड़ी बड़ी बात थी, क्योंकि आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत आला बॉलिंग की थी इन्होंने। तो ये था कि यार उसकी कमी को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको ओन कर दूँ, और ओन किया। ओन करने के बाद अपना बेस्ट करने की कोशिश की, और वही बात कि रिजल्ट का नहीं सोचा, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली मेरी फेवर में चले गए, टीम की फेवर में चले गए। और देन मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं फाइनल भी नहीं खेला तो मुझे ये था कि शायद अब मैं फाइनल खेलूँ, लेकिन मुझे बैक एंड पे कह दिया गया था कि अगर आमिर फुली फिट हो गए तो वही खेलेंगे, भले आपने अच्छी बॉलिंग की है और आपने में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए, और आप हमारे नेक्स्ट प्लान में रहोगे आगे, बट अगर आमिर फुली फिट हो जाते हैं फाइनल तक तो आमिर ही खेलेंगे। तो मैंने कहा नो मैटर्स, टीम प्रायोरिटी फर्स्ट पे है, और अगर टीम जीतेगी तो इन दी एंड हम सब जीतेंगे। जब फाइनल में आपको पता चला कि आप नहीं खेल रहे हैं, आप साइड लाइन्स पे थे, और हम ये सवाल मैं हर उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में वहाँ मौजूद थे, जब अजहर भाई ने कैच ड्रॉप किया, आपका रिएक्शन क्या था? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ये था कि शायद मैच गया, क्योंकि देखें इंडिया चेस कर रहा हो, और चेजिंग में कि विराट कोहली का स्टैट्स क्या है, और वो कितना बड़ा मतलब चेजिंग का किंग एक तरह से मैं कह सकता हूँ। और जब उसका कैच ड्रॉप हुआ है, बड़ा सिंपल सा कैच ड्रॉप होता है, यही सबका, मैं अहमद और फ़हीम हम बैठे हुए थे, हम ये बात करते यार ये कैच बड़ा बुरा ड्रॉप हो गया। अब ये कि अगर ये सेट हो गया तो ये फिर आराम से हमसे मैच ले जाएगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल, और जिस तरह से वो कैच शेडी ने पकड़ा, और जिस तरह से फिर वो मोमेंटम दोबारा हमारे पाकिस्तान टीम के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो आई थिंक कि वो एक मोमेंट था जहां इंडिया पूरी टीम बैठ गई थी कि नहीं यार बस अब ये टाइम आ गया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से जीतेंगे और इंशाल्लाह घर जाएंगे। जब आप जीत के वापस पाकिस्तान गए, कराची गए, आप कैसी आपकी फैंडम इंक्रीज हुई? आप ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे पाकिस्तान में, क्या एक्सपीरियंस आपका उसका? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखें स्टारडम और ये फेम और ये फैन बेस होना, ये किसी को बुरा नहीं लगता भाई, लेकिन इसको एडजस्ट कर और उसको डाइजेस्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि जितना मैं मतलब कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप ज़्यादा चौड़े होते हैं, ज़्यादा आपका कॉलर ऊपर जाता है, लेकिन जब चीज़ें मुझे मिलती चली गई तो जो सराउंडिंग में मेरे लोग थे, जो मैंने नाम लिए 2-3, उन्होंने ये सिखाया कि जब आपको चीज़ें अचीव होना शुरू हो जाए तो आप और डाउन टू अर्थ हो जाओ और ग्राउंडेड हो जाओ, ताकि चीज़ें आपके साथ होती चली जाएँ फ्यूचर में। तो आई थिंक वो एक लेसन था। और उसके बाद जैसे जैसे मुझे चीज़ें अचीव होती गई तो मैंने अपने आप को नीचे ही रखा, बल्कि मज़ीद अपने फैंस को रिस्पेक्ट दी, क्योंकि इन दी एंड मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखें हम ये कहते हैं ना कि हम स्टार हैं, तो स्टार आप हुई फैंस की वजह से। अगर आपको राह चलते रोड पे या मार्केट में आप जा रहे हो और आपको कोई पहचान नहीं रहा, तो आप खुद गिल्टी फील करोगे कि यार ये तो मुझे कोई पहचाने, तो मैं किस बात का स्टार। तो फैंस जो है वही आपको स्टार बनाते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप, हाँ, अनटिल अनलेस आप फैमिली के साथ हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि यार फैमिली साथ है, थोड़ा सा आप अवॉइड कर लो, अभी इंशाल्लाह वेरी सुन जब कभी मिलेंगे तो दोबारा कर लेंगे। तो आई थिंक कि वो ओवरनाइट जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो हमने रश देखा बाहर, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं और सैफी भाई कि यार रमज़ान के दिन है, सहरी का टाइम होगा, जब हम पहुंचेंगे तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन जब हमने देखा लोगों को तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा एयरपोर्ट मतलब लोगों से भरा हुआ था, और हमें निकलने में तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगा एयरपोर्ट से, और फैमिलीज़ भी वहाँ पे हमारी आई हुई थी, सारा कुछ था। फिर सैफी भाई के घर तो बहुत ही रश था, और मैं रहता ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ इतना रश नहीं है, तो लेकिन फिर भी लोग आए, कोई इंटीरियर सीन से आया, कोई कहीं से आया, और आए लोग वहाँ पे, उन्होंने रिस्पेक्ट दी, सेल्फीज़ ली, ऑटोग्राफ्स लिए, और बहुत सारी दुआएं दी। और मतलब ज़ाहिर है आप पाकिस्तान एक अच्छा अचीवमेंट लेकर आया था, स्पेशली इंडिया को हरा कर आए थे, तो वो फिर एक अलग ही कर्ज में चला गया था। अच्छा, क्योंकि हमारे कनेक्शन आपसे और सैफी भाई से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है, जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम कराची, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन जब होती है ग्रीन्स में, Yeah. तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अभी साइम तो हमारे मोहल्ले से आया है, जौहर से आया है, तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि साइम सक्सीड करे तो लगता है हम सक्सीड कर रहे हैं, आजम सक्सीड करे हम सक्सीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप थे, सैफी भाई थे प्लेइंग में, तो हम लोग भी यही हमारी फीलिंग्स हुआ करती थी। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ कराची का प्लेयर, व्हेन यू आर कमिंग थ्रू द सर्किट नेशनल टीम के लिए, वो हर्डल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, या आपकी जो चैलेंज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं? वो उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि हम सुनने में पेरिफेरल आवाज़ें बहुत आ रही होती हैं कि यार मुश्किल है कराची से आने लड़कों का, और ये देखें सब। ये चीज़ मैं अपने अपने करियर पे देखूं तो मुझे इस चीज़ ने हर्ट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि
देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्रैब करना उस अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब आगे बढ़ना उसको लेकर, ये एक प्लेयर की ज़िम्मेदारी होती है। उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि यार अब मुझे ये नेशनल टी20 कप मिला है तो मैंने यहाँ क्या करना है, मुझे वनडे कप मिला है तो मैंने यहाँ क्या करना है, मुझे फर्स्ट क्लास मिली तो मैंने क्या करना है, या इवन कि मुझे पीएसएल मिल रही है तो मैंने अपने आप को प्रूफ कैसे करना है। देखिए, हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर होता है खेलने का पाकिस्तान के लिए। अब आप उसको वो शक्लें दे दो कि यार नेगेटिव परसेप्शन बना लो कि अब कराची के साथ ये होता है या अब लाहौर के साथ ये होता है या केपी के साथ होता होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं इसलिए जजमेंटल नहीं बन सकता कि किसके साथ क्या हुआ है। लेकिन मेरे साथ एक प्रोसेस के थ्रू मैं आया हूँ, और ना मैंने कोई कभी किसी सिफारिश के लिए फ़ोन किया, ना कभी किसी ने मेरी की होगी तो भाई उनकी गुडविल कि उन्होंने मेरे लिए बात की होगी, या सैफी ने अगर मेरे लिए बात की है या वॉट किसी ने भी बात की है तो ये उनकी गुडविल है। लेकिन मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को फ़ोन नहीं किया कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में, मेरी ये परफॉर्मेंस है, मैंने नेशनल टी20 में 2 दफ़ा टॉप किया, वनडे में 1 दफ़ा टॉप किया, तो मैं ये कह दूँ कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जब उनको लगेगा सिलेक्शन कमेटी को कि यू आर रेडी, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। अगर उनको लग रहा है कि भाई नहीं हो रेडी, तो फिर आप अपने आप को प्रूव करो, अपनी फिटनेस इंप्रूव करो, और इतनी डोमिनेंस परफॉर्मेंस करो कि लोग आपको खुद बुलाएं कि घर से बुला के कि यार आओ, अब आपको पाकिस्तान टीम की जरूरत है, अब आप खेलो आगे। नहीं, तो ये बेहतरीन एटीट्यूड और बेहतरीन एनर्जी, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि कराची वालों का ना थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन माइंडसेट है कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है, देखिए, ये अगर हो ऐसा रहा है, वो हो है रहा माइंडसेट, तो आपको फिर जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी और सिटी के प्लेयर को एक दफा सीजन लगाने पे पाकिस्तान मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप बैक टू बैक 2 सीजन लगाओ, है। 3 सीजन लगाओ। इन दी एंड परफॉर्मेंस ही आपके हाथ में ना, जो कंट्रोल चीज है। या अदरवाइज तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप ये क्रिटिसिज्म करते रहो, उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली, नेगेटिव थॉट्स लेकर। तो बेहतर ये है कि आप अपना प्रोसेस फॉलो करो, अपने आप को प्रूव करो, और यू गेट द चांस। 100% वेल आपकी सेड। बॉलिंग में मुझे एक चीज़ जो बहुत इंप्रेसिव लगी शुरू में, कि आपकी जो पेस थी 2016 पीएसएल में 130s में शुरू में थी, 2018 तक आपकी पेस 140 प्लस चली गई थी। आपने अपनी पेस के साथ ऐसा क्या किया कि आपकी पेस इतनी बढ़ गई? कुछ चीज़ें चेंज की थी टेक्निकली। मैंने थोड़ा सा अपनी बॉलिंग की अलाइनमेंट में फ़र्क लाया था मैं, क्योंकि जब आप मेरा पीएसएल 2016 वाला देखें तो मेरा हाथ पहले यहाँ से आता था अपर हैंड, बिल्कुल ऐसे करके, और मेरी बॉडी पीछे गिर जाती थी। लेकिन हमारे कोच हैं यूबीएल के उमर रशीद साहब, उन्होंने कहा कि यार तुम इतना यहाँ लेकर जाते हो, कोशिश करो कि इसको गैदर यहाँ पे करो। जितना होल्ड रखोगे ना इस पोजीशन को, जितना नॉन बॉलिंग आर्म तुम्हारा स्पीड से नीचे जाएगा, और जितनी आर्म स्पीड तुम्हारी तेज़ होगी, और जितना तुम फ्रंट पे जाओगे बैट्समैन की तरफ, तो तुम्हारी पेस में इंक्रीज हो जाएगी और इंप्रूवमेंट आएगी तुम्हारी लेंथ में। तो वही चीज़ मैंने अडॉप्ट की। उसके बाद फिर अपना फैट लेवल रिड्यूस किया, वेट को थोड़ा नीचे लाया, बॉडी थोड़ी शेप में आई। तो जब आपके कमर पे लोड कम होता है ना वजन का या फैट का, तो आपकी बॉडी पे साथ देती है आपकी। तो आई थिंक कि वो 2-3 चीज़ें मैंने चेंज की थी, जिसकी वजह से मेरा 2016 में 130 129 पेस था। फिर 2017 वाले पीएसएल में, जो पीएसएल 2 था, उसमें मेरी पेस 134 135 एवरेज हुई, और पीएसएल 3 जब मैं अपनी पीक फिटनेस पे था तो 141 140 में कर रहा था। तो ये एक पूरा, जब आप खेल रहे होते हो पाकिस्तान, फिर आपको स्टैंडर्ड मीट करने होते हैं, आपको अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो जब आप एक प्रोसेस में रहते हैं, तो प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट आपके अच्छे आते चले जाएंगे। तो आई थिंक ये मेरा बहुत बिलीव है, और इसी वजह से वो चीज़ हुई। लेकिन जब मैं इंजरी के बाद वापस आया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं उस तरह की फिटनेस को अपनी नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से मेरी थी। ये मैं अडॉप्ट करता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो बैक इंजरी है, जो मेरी सर्जरी हुई है, उसके बाद मेरा वेट चला गया था 105, और अब मैं खड़ा हूँ 86 पे। तो जो मेरी पीक फिटनेस थी वो मेरी 80 वेट पे थी। तो स्टिल मैं कहीं ना कहीं लैग किया है मैंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरी पेस फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है कि कोई मैं 140 से 125 पे आ गया, 124 पे आ गया इंजरी के बाद। तो मेरा तो सारा काम ही शोल्डर का है। तो स्टिल मैंने लास्ट पीएसएल में भी 136 135 134 किए। तो मेरे पेस पे तब मैं वो नहीं हुआ है, हुई ये चीज़ें चेंज, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। अच्छा, और पता है, उसमें ही रहते हुए फिर मेरा काम है कि यार मैं अब अपनी चीज़ों को, स्किल को अपनी और कैसे बेहतर करूं, कितना और कमांड के साथ में करूं कि जिससे मुझे सक्सेस मिले। ये बशार का मोटिवेशन ना सवाल का ये था कि बशार पिछले 2 साल से अपनी पेस बढ़ाना चाह रहा है, और इसकी 107 से 105 हो गई, 110 नहीं हो रही। तो ये आ, आपसे इसलिए इसने पूछा है। नहीं नहीं नहीं, तो आपको देखें, बॉलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके बॉलिंग मसल आपको डेवलप करने पड़ते हैं, आपकी लेग्स, आपकी कोर, आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक फास्ट बॉलर के लिए, कि आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और प्लस आपकी रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है कि आपकी रेपुटेशन है कितनी। अगर आप दिन में सिर्फ 2 ओवर करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 माइल बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एटलीस्ट पुराने बॉल से, नए बॉल से 10-10 8-8 ओवर करने पड़ेंगे, तो यू विल इंक्रीज। इंशाल्लाह। आपका इस्लामाबाद की जो टीम है यूनाइटेड के साथ, बेसिकली फैमिली वाला माहौल आप बोलते हैं। जब आपकी इंजरी हुई, कितना उन्होंने सपोर्ट किया आपको? क्या आप बहुत लो से? यार मुझे सपोर्ट ही इन्होंने किया है। रियलिस्टिकली अगर मैं आपको बात करूं, तो उन्होंने सपोर्ट ही इन्होंने किया है, क्योंकि
ये कोई मैं मतलब कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन जब मुझे इंजरी हुई है तो मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मुझे दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा नहीं गया। तो फिर मुझे पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज़ ने, अली नकवी साहब ने, रेहान भाई ने, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और कुछ शेयर भी किया मुझसे। उन्होंने मेरे एक्सपेंस जो मेरे इंजरी के टाइम पे हुए, जिसमें मेरी सर्जरी का बिल जो आया, या मेरे जो भी स्कैन्स हुए, जहाँ भी जो मैं दुबई गया या जहाँ पे भी गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। और एक फैमिली की तरह एक बात बोली, जैसे घर में कभी आप बीमार हो जाओ तो आपके वालिद साहब या आपके कोई बड़े भाई होते हैं या जो भी कोई होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं ना कि यार परेशान नहीं होना, हम खड़े हैं। तो इसी तरह उन्होंने मुझे बैक किया कि हम खड़े हैं, परेशान नहीं होना। और विदाउट एनी प्रूवन कोई वीडियो या कुछ, उन्होंने PSL 4 में मुझे रिटेन किया और मैं वहाँ से 5 मैच खेला, लेकिन मुझे फिर थोड़ी इंजरी हुई और जिसकी वजह से मैं फिर नहीं खेल सका दोबारा। लेकिन फुली बैक फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड सिंस डे 1। और उन्होंने मुझे मेरी पीक क्रिकेट पे भी बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरे बैड टाइम पे भी। और देखें, अच्छे लोग वही होते हैं जो आपके बैड टाइम पे आपको सपोर्ट करें। अच्छे टाइम पे तो हर कोई आपके आगे पीछे होता है। तो ये भी एक बड़ा लेसन मिला मुझे कि जब सराउंडिंग में मेरे अच्छा टाइम चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे, जब मुझ पे बैड फेस आया तो चंद 3 लोग बचे, जिनका मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। बार बार लूंगा तो बाद में मुझे ये कहेंगे कि यार तुम तो सिर्फ हमारा ही नाम लेते रहे, तुम्हें मना भी किया कि नाम मत लेना। तो आई थिंक कि उनका नाम लेने की अब ज़रूरत नहीं है। लोगों को वैसी बड़ी पहचान हो गई कि कौन लोग हैं और किस तरह का उनका काम है, किस तरह का उनका माइंडसेट है और किस तरह से वो ट्रीट करते हैं प्लेयरों को। तो आई थिंक कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी ट्रीटमेंट जो है ना टुवर्ड्स प्लेयर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए। आपने एक सीजन एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट काम किया इस्लामाबाद या में, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बॉलर्स को क्या सिखाया? मुश्किल था आपके लिए उनके लेवल पे आना? यार बिल्कुल ऐसा ही है। वो बड़ी एक एक्साइटमेंट जर्नी रही मेरी PSL 6 में, जब मैं एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट पिक हुआ, क्योंकि मैं तो रिलैक्स होकर घर पे बैठा हुआ था, इंजर्ड था। मुझे मुल्तान सुल्तान से भी कॉल आई अजहर महमूद की कि आप यार हम आपको रखना चाह रहे हैं टीम में, हम आपको ड्राफ्ट में पिक कर लेंगे, आप 3-4 मैच अपने आप को वापस लाओ रिदम में और कोशिश करो। मैं उस वक्त रिहैब में था, क्रिकेट स्टार्ट करती थी लेकिन मैं कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। तो उन्होंने कहा आपको 4-5-6 मैच नहीं खिलाएंगे, आप अगले 5 मैचों के लिए। मैंने कहा अजू भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वेट, मेरी पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकूं, तो मैं इस साल अवेलेबल नहीं हूं। और सडनली फिर मुझे कॉल आती है वंस अगेन रेहान भाई की और अली नकवी साहब की कि हम आपको एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप को हम टीम में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली का पार्ट हो। और बस आपसे ये चाहिए कि आप जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनको आप मोटिवेट करो, अपने एक्सपीरियंस का शेयर करो, और आप भले किसी और डोमेन में मत जाना। तो फिर जॉन बोता ने मुझे कॉल की फॉर द इंटरव्यू। उसने भी मुझसे ये बात की कि मैं तेरे साथ 2 साल तो काम किया है मैंने इस्लामाबाद में, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कोचिंग स्टाफ के पार्ट में आए और बस अपना डोमेन में तू रहते हुए अपना काम करो और अपनी रिहैब को भी कंटिन्यू रख। तो आई थिंक कि वो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वहाँ रिहैब भी चलता रहा, और जो सारे क्रिकेटर्स उस वक्त बॉलिंग यूनिट थी हमारी, उसमें सब ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं खुद पाकिस्तान टीम में खेलता रहा। तो वो एक ऐसी अच्छी एक कॉम्बिनेशन बन गई कि हम एक कोच और प्लेयर की तरह बात नहीं करते थे, हम एज ए कुलीग बात करते थे। तो वो जो उनका भी एक था ना माइंडसेट, वो ये बन गया कि यार जो भी मसला है रोमान से डिस्कस कर लो, और जहाँ इसको डिस्कस करनी है, कोई चीज़ इसने बतानी है, पॉइंट आउट करनी, तो वो करेगा। तो हम बॉलिंग मीटिंग जो करते थे बिल्कुल चिल माहौल में करते थे, और वो इससे एक चीज़ इम्प्रूव क्या हुई, एक डेवलप्ड हो गई टीम में कि यार बॉलिंग मीटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि कोई प्रेशर ना हो, एक दूसरे से डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो, जो प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे से खुल के बात करो। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत अच्छी मुझे एक्सपीरियंस हुई, और आगे कभी भी फर्दर ऐसा कोचिंग का मौका मिला तो उसमें फिर मैं कोशिश यही करूँगा कि यार ऐसे ही माहौल में रख के टीम को चलाया जाए, ताकि मैन मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेहान भाई से हम लोग भी बात कर रहे थे कल, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो वो कह रहे थे हमें कि उनको PSL 1 की जीत बिल्कुल नहीं याद, लेकिन PSL 3 की जीत जो है ना उनको इस्लामाबाद की तरफ से बहुत उनके लिए मेमोरेबल है। और मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम PSL में एंट्री हुई थी, मेरी PSL 3 के थ्रू हुई थी, और इरफान भाई की वीडियो के थ्रू हुई थी, जिसमें इरफान जनेजा की वीडियो के थ्रू हुई थी, जिसमें आप बड़े प्रोमिनेंट थे उस वीडियो में। तो PSL 3 की उस जर्नी के बारे में थोड़ा सवाल याद है आपको इरफान जनेजा का वो फाइनल वाला? नहीं, पिच देख के रोमान भाई ये पिच का बताएं कि कितना स्कोर होगा। मैंने कहा 186 होगा, और तकरीबन इतने रन से हम जो है ना वो मैच 17-18 ओवर में जीत जाएंगे, और एग्जैक्टली वही चीज हुई। तो इरफान जनेजा की वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी। उसी के थ्रू फिर मेरा इंट्रो हुआ PSL में इरफान भाई की वीडियोस में। फिर मैं आपके बारे में रिसर्च मैंने और की, और फिर ऑब्वियसली एज आई गॉट डीपर इनटू, मैंने कहा ये तो बेहतरीन प्लेयर है। तो उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में मुझे बताएंगे, उस PSL 3 कैसे याद यार PSL 3 ही एक ऐसा मोमेंट है कि जहाँ खुशियां भी बहुत हैं, और मेरे अपने करियर के लिए थोड़ा गम भी था, क्योंकि मैं जब मिसबा भाई कप्तान थे तो मैं वाइस कप्तान अनाउंस हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसबा भाई बिफोर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वो इंजर्ड हो गए थे, उनके थंब पे फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कैप्टेंसी की। पहला मैच वर्स्ट
मतलब कप्तान एज ए कैप्टन मेरा रहा कि हमने बहुत बुरा किया क्योंकि मैं कुछ मिस कर गया था, बॉलर्स के ओवर मिस कर गया था। लेकिन फिर देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, जब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो जो मुझे आता है, जो मैं कर सकता हूँ बेस्ट, मुझे अपने बॉलर्स के पूरे ओवर करवाने और जो बेस्ट मेरे दिमाग में उस वक्त गेम अवेयरनेस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो मैंने करनी है, भले रिजल्ट कुछ भी आ जाए। तो फिर देन मैंने जब सेकंड मैच हुआ तो फिर मैंने अपने हिसाब से पूरी खुल के कप्तानी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेसफुल हुआ। 110 पे हमने मुल्तान को आउट किया और उसमें सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैंने संगाकारों को 2 दफ़ा आउट किया। पहली दफ़ा आउट किया तो कैच ड्रॉप, दूसरी बॉल पे आउट किया दोबारा कॉट बिहाइंड स्लिप में आसिफ अली ने कैच पकड़ा, तो वो बड़ा अच्छा था क्योंकि संगाकारा वन ऑफ द Legends. ग्रेटेस्ट बैट्समैन और मेरा फेवरेट भी बहुत था एज ए लेफ्ट हैंडर, तो वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद थर्ड मैच हुआ तो फिर मैं इंजर्ड हो गया शारजा में, तो उसके बाद फिर जर्नी ऐसी रही कि फिर मैं घर वापस आ गया 2 मैचों के बाद, जब मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं खेल सकता। हमारे सर हैं कि हम सर के नाम से उनको बुलाते थे, एरल एलकॉट, जो ऑस्ट्रेलियन फिजियो भी हैं, जो इस्लामाबाद में फैमिली का पार्ट थे, बल्कि अभी तो वो नहीं है क्योंकि अब वो आते नहीं है, वो बिजी बहुत होते हैं। तो उन्होंने कहा यार यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द होल सीजन और तुम्हें लगता है कि एटलीस्ट 6-8 महीने लगेंगे, तो अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम घर जाओ, टीम के साथ रहना तो टीम रहो। तो फिर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं घर चला गया। देन जब हम क्वालिफाई कर गए फॉर द प्ले ऑफ, जब हम कराची आ गए तो फिर मैंने रियान भाई को कॉल की, मैंने कहा रियान भाई आई वांट टू ज्वाइन द टीम, और भले मैं होटल से स्टेडियम बस से बैठूं डगआउट में ड्रेसिंग में, लेकिन मुझे आना ज़रूर है। तो जेपी डुमिनी ने फिर लीड की पूरी टीम को और फिर हमने इतना डोमिनेटिंग टूर्नामेंट वो खेला कि हम जो भी टीम आती थी 1 साइडेड जीत जाते थे उस टूर्नामेंट में। और लुक रॉन्की की बड़ी आला फॉर्म थी उस टूर्नामेंट में, फिर फ़हीम ने बहुत आला बॉलिंग की, शेडी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब ओवरऑल एक पूरी टीम कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से हम बड़ा सक्सेसफुल वो टूर्नामेंट जीते। और टूटी भी टांग से मैंने और रियान मैंने डांस भी किया एक टांग पे। उस सीजन के बाद से इस्लामाबाद अभी तक फाइनल नहीं खेला है और जीता भी नहीं है। Yes. तो आप जब पीछे देखते हैं तो कैसी क्या चीज़ें हैं जिसपे इस्लामाबाद लैक कर रहा है, इसके वजह से वो फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पा रहा? आई थिंक कुछ लॉ ऑफ एवरेज भी एक चीज़ होती है, तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन अब लॉ ऑफ एवरेज भी गुजर चुकी है क्योंकि 6 साल हो गए हमें Yes. जीते हुए। और आई थिंक देखें हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ जो गलतियां हो रही हैं उससे लर्न करें। और देखें ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, 6 टीम्स हैं और 6 टीम्स भी हर साल आती हैं एक नई प्रिपरेशन के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नए प्लेयर्स के साथ, तो जाहिर है कोई ना कोई तो जीतेगा ही। लेकिन जो हमारी अपनी मिस्टेक से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अब दोबारा रिपीट ना की जाए। एक फ्रेश माइंड के साथ इस साल हम आ रहे हैं और कोशिश ये की है कि हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट से बेस्ट बन जाए विद इन 2 और 3 गेम्स, ताकि हम उसको कैरी ऑन करें। और देखें अब जो अभी तो हमारी पूरी टीम असेंबल भी नहीं हुई है और लेट्स सी के होपफुल, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा बॉलिंग अटैक है या जो हमारी बैटिंग यूनिट है, ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम हमने बनाई है। और क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट जिन्होंने ड्राफ्ट किया है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर भी, ऑन ग्राउंड भी। और हम सिर्फ कोशिश ये करना है इस साल कि हमने जीतना है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रॉफी नहीं जीती। और हम आप अगर रिजल्ट्स देखें अभी तक तो 2 और 2 हो चुके हैं, लाहौर कलंदर्स 2, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2, तो हमने एक लीड लेनी है। तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश यही होगी कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे फेवर में आए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम ग्राउंड में जाएं और सिर्फ जीत का सोचें। देखें माइंडसेट आप जिस तरह का गुमान करते हैं ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से भी वैसी होती हैं। अगर पूरी टीम का माइंडसेट ये होगा कि हमने जीतना है, तो जीतने के वेज हमने फाइंड आउट करने होंगे और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और क्योंकि देखें कंपेटिटिव क्रिकेट तो है PSL, और जिस तरह की अब जब से 4 वेन्यूज हो गए तो हर जगह का डिफरेंट एक अपना एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, तो अडॉप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशन में आपने कैसे अडॉप्ट करना है, अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है और क्या डिमांड कर रही हैं चीज़ें, और मोमेंटम बस उसमें क्रिएट करना है और देन यू हैव टू शिफ्ट द गियर्स फेस बाय फेस। कितने एक्साइटेड आप इस सीजन बॉलिंग को ओपनिंग करने में? विद नसीम शाह और उसके हुनैन और बैद भी आ रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग फास्ट Yes, बॉलिंग exactly, यूनिट है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक्साइटेड तो देखें आप हर साल ही होते हैं क्योंकि आपके अपने पर्सनल गोल्स भी होते हैं और टीम के पर्सनल गोल्स भी होते हैं। तो आई थिंक लेकिन अब मैं उस फेज से निकल गया हूँ कि मैं आपको गोल नहीं बनाता, मैं कहता हूँ जिस दिन मैच होगा उस दिन देखी जाएगी, और उससे पहले जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप आपका जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो करते चले जाओ, और जिस दिन मैच हो तो जो आपने प्रिपरेशन की है वो टाइम होता है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो आप अपनी एग्जीक्यूशन, अपना माइंडसेट उस वक्त आप सिर्फ उस वक्त रखो, उस जगह पे रखो, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्साइटेड तो इंसान होता ही है, और नसीम के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान टीम का है, और आई होप कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसका जो रिहैब उसने किया है वो बहुत अच्छा रहा हो, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम को भी आगे वर्ल्ड कप में प्रॉपर तरीके से फुली फिट होकर रिप्रेजेंट करे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी बॉलिंग देखने के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क ही एक्साइटेड है, और मेरी बेस्ट विशेज है कि वो और नसीम या जितना भी हमारा बॉलिंग यूनिट है अपनी टीम को मैच जिताए। अभी हम रिसेंटली काफ़ी देख रहे हैं रुमान भाई, आप भी अभी रिहैब के थ्रू अपने कमबैक
3 साल से आपने किया है, now you're here माशाल्लाह से. हम लोग recently देख रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स, एक्चुअली बॉलर्स इन जनरल, क्योंकि अब्रार भी स्पिनर है, they're getting a lot of injuries. ये इसके पीछे वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं. एज अ पर्सन who's gone through the system, through the injury, now to the other side, क्या समझते हैं आप? सर मैं तो सिंपल ये बात समझाऊं अभी तक कि देखें, जिस प्लेयर को देखिए, बहुत सारे प्लेयरों को पाकिस्तान से अगर आप हटाएं और दूसरी कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह, उसको इंजरी हुई तो उसकी इंजरी के बाद वो 2 से 2.5 साल टीम से बाहर रहा है. मेजर इवेंट्स उसने छोड़े. रीजन कि वो कहता है कि यार मेरी क्रिकेट करियर इंपॉर्टेंट है और मतलब जो मैं आगे सर्व कर सकता हूँ अपनी कंट्री को. लेकिन उससे पहले का जो एक प्रोसेस है ना, देखिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है. कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड या जसप्रीत बुमराह में कम्युनिकेट हुआ है कि भाई तुम्हारी जगह कहीं नहीं जाएगी, आप अपना रिहैब पूरा करो, अपने आप को फुली फिट करो और इंडिया के लिए आगे जाके अवेलेबल हो जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ कोई भी प्लेयर, चाहे मैं हूँ या कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको तो सबसे पहले फिक्र ही लग जाती है, मैं इंजर्ड हो गया, पता नहीं अब मेरी टीम में जगह बनेगी नहीं जाएगी. तो भाई ये काम है आपके सिस्टम का कि वो प्लेयर के साथ बैठे, एक कन्वर्सेशन करे कि भाई आपकी जगह कहीं नहीं जाएगी, आप हमारे मेन लीड बॉलर हो, लेकिन आपके साथ जिस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है आप इसको पहले सॉर्ट आउट करो, प्रॉपर रिहैब करो, उसके बाद आप एक आध मैच जरा सीजन के लगा कर आओ ताकि आपकी बॉडी यूज्ड हो जाए दोबारा उस स्टैंडर्ड को compete करने के लिए और फटीग बर्दाश्त करने के लिए. तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है बॉस. अगर आप सिस्टम में ये चीजें करोगे कि बस इंजरी हो गई, रिहैब कर लो, पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ जाओ, तो ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है और उस कंट्री के साथ भी जाती है. तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे प्लेयर ऐसे आते हैं जो जाया हो जाते हैं. इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं होती हमारे प्लेयरों की. और मतलब मैं ये समझता हूँ यार, इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल बाबर को अगर इनसिक्योरिटी हो कि मेरे स्पॉट चले जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है उस प्लेयर के साथ या उसकी सिस्टम के साथ. या रिजवान को अगर इनसिक्योरिटी यार हमारी जगह चली जाएगी, तो ये गलत है. मतलब आपने कोई ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जहां आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो प्लेयर के साथ. और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रन करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट और अच्छे लेवल पर रन करनी है. अगर आप ये चीजें लैक कर देंगे, आप इस चीज को मिस रखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल करता रहेगा. वेरी वेल सेड. जब आप इंजर्ड थे, आपकी ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने कम बैक करना है, कि आप एक टाइम सोचे थे रिटायरमेंट का भी, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करी थी? यार 2 बंदों का तो नाम ले ही चुका हूँ जिन्होंने कहा था चिल करो. एक दफा और ले लें यार सॉरी हनीफ भाई, सॉरी रेहान भाई. हनीफ भाई और रेहान भाई थे जिन्होंने रिटायरमेंट लेने से रोका. लेकिन एक शख्स मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका एक लाइफ पार्टनर होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ ने भी इस चीज़ में मुझे बड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि शी इज़ ईगर टू सी मी अगेन इन द क्रिकेट फील्ड. और उसने सिर्फ एक बात मुझे बोली थी जब मैं रिहैब कर रहा था और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होता था कि यार कब मैं खेलूँगा, कब क्या होगा, खेल भी पाऊँगा नहीं खेल पाऊँगा. तो उसने कहा था कि सुने देखें, आपके बेटे ने तो आपको लाइव स्टेडियम में मैच खेलते हुए देख लिया रोहान ने, लेकिन जो अभी आपकी बेटी ना रोहा, उसने आपको नहीं देखा है. तो आप एक दफ़ा उसके लिए कोशिश करें, क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो पूछेगी कि मेरे पापा क्या करते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको. यूट्यूब पे वीडियो दिखाएंगे बस ये करते थे. तो उसको एक दफ़ा आप लाइव खेलते हुए दिखाएं कि नहीं तुम्हारे बाबा लाइव क्रिकेट खेलते हैं और इस तरह खेलते हैं और इस जगह खेलते हैं. तो आई थिंक वो एक चीज़ जो है मुझे बड़ी क्लिक करी. और फिर मैंने उसके बाद बहुत मेहनत करी, कोशिश की कि नहीं यार बस क्रिकेट में वापस आना है. तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा वो विल पावर और वो सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग की अपनी कि नहीं यार जैसे भी खेलूँ, जितना भी खेलूँ, लेकिन एक दफ़ा वापस कंपेटिटिव क्रिकेट में जाना है और दिखाना है कि नहीं स्टिल आई एम अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. तो बस यही था कि वो मोटिवेशन मैंने ली और फिर उसके बाद मैं शुरू हो गया. आई थिंक आपने बशार को कन्विंस कर लिया कि वो शादी कर ले. शादी कर लें, हाँ बिल्कुल. शायद मेरे पेस बढ़ जाए. नहीं, थैंक यू रुमान भाई. Thank you so great much. podcast, great guest. और आप इस्लामाबाद के डे 1 से आते हैं. मुझे आपकी एनर्जी बहुत पसंद आई है. जेन्युइनली पॉजिटिव thank you, एनर्जी यार. जो है ना, आई थिंक हनी भाई से मैंने बात की तो मुझे वही एनर्जी आपसे आ रही है कि यू आर तो रेडी. भाई मैंने तो पहले ही बोल दिया, Exact- हैशटैग उस्ताद, हैशटैग शागिर्द. भाई ये लगा दें आप. मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ. आई सी इट नाउ. वो जो Yeah. ट्रांसफर हुए ना एनर्जीज का, एंड आई थिंक you'll do really well. हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं जब ये कभी कभी न्यूजीलैंड टूर पे होते हैं या कहीं, माशाल्लाह अब तो बिजी रहने लगे हमारे हनीफ भाई, तो हम लोगों का जो ना ब्लूटूथ कनेक्शन एक तरह से, जो वो बात वहाँ कर रहे होते हैं तो अगला ही मैसेज मैं उनको वहाँ कर देता हूँ कि भाई ये देखो ये हो रहा है. हाँ. तो आई थिंक ये सिंक होना बहुत जरूरी है. वही बॉन्ड की बात है कि आपका माइंडसेट मिलना, आप एक दूसरे की तरह सोच रहे होते हो एक जैसा. तो आई थिंक वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो बॉन्ड ऐसे नहीं बनता, वो एक पीछे पूरी उसकी मेहनत है और प्लस 10 सालों का साथ है. तो आई थिंक वो करते करते आज इस नौबत में अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की चीज़ें मिलती हैं. नहीं, I can totally see the connection and we wish you the best for this season. We hope कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर से एक और फाइनल के लिए जीते. इंशाल्लाह. Make the 3-2 odds. बिल्कुल ऐसे ही. Thank you very much, Vikram. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.